हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबको स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूं। मैं ऑलरेडी आपको G7, G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, SCO, शार्क एंड SCO के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और एक बच गया एशियन, इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आपको इन सब के बारे में देखना है तो आप पढ़ना है तो आप जाके मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको SCO के बारे में बताऊंगा। SCO का फुल फॉर्म होती है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको पहले हम जानते हैं कि इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, SCO को। तो ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हम जानते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक चार्टर के थ्रू आती है, मतलब सब कंट्री मिलके, कुछ कंट्री मिलके एक चार्टर साइन करती है और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन पावर में आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत सारी अलग अलग कंट्री जब एक साथ मिलती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो अब हम जानते हैं इसका बेसिकली क्यों बनाया गया है। जो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, जो एम करती है टू मेंटेन पीस, स्टेबिलिटी एंड पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो जैसे ये बहुत सारी कंट्रीज मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, तो डेफिनेटली एक रीजन के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मतलब जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उन कंट्रीज का जो रीजन है उसमें पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और उस रीजन को हम बोलते हैं यूरेशियन रीजन। उसको चाहे पॉलिटिकली स्टेबल करना हो, इकोनॉमिकली स्टेबल करना हो, मिलिट्रियली स्टेबल करना हो, उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। अब हम जानते हैं यूरेशियन जो है ये कौन सा रीजन है। तो जैसे अगर हम इसके नाम से, नाम को ही देखें, इसमें अगर ध्यान से इसको देखें तो पहले लिख रहा है UR है, EUR का मतलब यहाँ पे है यूरोप और आगे एशियन पूरा लिखा हुआ है। तो ये दो रीजन है, यूरोप का रीजन और एशिया के रीजन को मिला के इस टर्म से ही हम समझ पा रहे होंगे, इस रीजन को मिला के जो है ये यूरेशियन रीजन बनता है। अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंट्रीज यूरेशियन रीजन में, जैसे हम रशिया की बात करते हैं, रशिया जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है कुछ रशिया का पार्ट। तो इसलिए, और नीचे जो कंट्रीज हैं आपकी, चाइना हुई, मंगोलिया हुई, इंडिया हुई, ये सब एशिया में आती हैं। तो ये सब इस ग्रुप का पार्ट हैं, ये ऐसी कंट्री और भी कंट्रीज। इसलिए एक यूरेशियन जो रीजन है उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। अब देखते हैं इसके मेंबर कौन कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन है। पहला मेंबर अगर हम देखें, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। तो ये फिलहाल जो हैं इसके 9 मेंबर्स हैं इस टाइम पे। जैसे ये कंट्री है आपकी, अगर मैं रीजन की बात करूं, आपको रीजन बताऊं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये चारों जो कंट्रीज हैं ये पहले 91 से पहले, 1991 से पहले रशिया का, मतलब रशिया नहीं, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। और सोवियत यूनियन जब 91 में टूट गया तो उसके बाद ये कंट्री उससे अलग हो गई और रशिया तो अलग हो ही गया। ये जो कंट्रीज हैं चारों की चारों, ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है उसमें आती है। उसके बाद हमारी चाइना हो गई और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये एशिया में आती हैं। गल्फ रीजन में आता है, वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं। और रशिया मैंने आपको बताया था कुछ एरिया इसका जो है वो, वैसे तो नॉर्थ एशिया भी आप बोल सकते हैं, पर कुछ एरिया जो है इसका चाइना, वो सॉरी, एशिया में आता है और कुछ एरिया जो है आपका यूरोप में आता है। अगर आप रशिया का मैप देखने लगे, ऐसे ऐसे करके मैप है, तो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स रेंज है, यहाँ पे एक यूराल माउंटेन की रेंज है। इससे इधर इधर का एरिया जो है वो एशिया में माना जाता है, यूराल रेंज से इधर इधर का एरिया आपका यूरोप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस ग्रुप का एजेंडा देखते हैं। चलिए एजेंडा से पहले इसके कुछ मेंबर्स देख लेते हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन कौन है। ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन होते हैं, ये फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं होते ग्रुप के, मतलब ये ग्रुप के परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं अभी तक, पर ये पार्ट लेते हैं इसकी मीटिंग्स में, इसकी सबमिट्स में। और
ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या काम से ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, मतलब कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या प्लान्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसके लिए। तो फिलहाल इस ग्रुप के जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं वो हैं अफगानिस्तान, ब्रसल्स और मंगोलिया। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे इंडिया और पाकिस्तान से ऊपर नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये कंट्री है अफगानिस्तान। इसके बारे में आपने सुना होगा ब्रसल्स। ये कंट्री जो है ये यूरोप में आती है, ये रशिया के साइड में आती है। जैसे मैंने आपको बताया रशिया है, ये इसका यूरोप वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्रुसेल्स आती है। ये भी पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। और अगर हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया जो है रशिया चाइना, यहाँ पे चाइना मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे आती है, इन दोनों के बीच में आती है मंगोलिया। तो ये भी एशिया का पार्ट होती है, ये एशिया का पार्ट है कंट्री मंगोलिया। अब हम जानते हैं इसके डायलॉग मेंबर्स। डायलॉग मेंबर्स क्या होते हैं, नई टर्म है, इसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। डायलॉग मेंबर्स होते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, जो इसको ऑब्जर्व भी बहुत अच्छे से नहीं कर रही है, लेकिन ये ग्रुप को खाली देख रही है, क्योंकि इनका एक पर्सनल एजेंडा होता है, कोई एजेंडा होता है जिसके लिए ये कंट्रीज इस ग्रुप को देखती हैं कि हमारा एजेंडा के लिए अच्छी है, अच्छा है ये ग्रुप की नहीं है। तो उसमें आपकी ये 6 कंट्रीज आती हैं, जो है आपकी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। तो अगर हम इन दो कंट्रीज की बात करें, जो है आपका अर्मेनिया और अजरबैजान, ये आपका यूरोप में आता है। टर्की की बात अगर हम करते हैं सीधे सीधे, तो टर्की जो है ये भी ऐसी एक कंट्रीज है, ऐसी एक कंट्री है जो एशिया एशिया और यूरोप दोनों में आती है। आपने टर्की का मैप अगर देखा हो तो ऐसे करके इसका मैप होता है, और यहाँ पे हल्का सा ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका एशिया में आता है, और ये ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा है ये यूरोप में आता है। यहाँ पे इसकी कंट्री है इस्तांबुल, आपने उसका नाम सुना होगा इस्तांबुल कंट्री का। तो ये जो इस्तांबुल वाला जो रीजन है ये यूरोप में आता है। खाली 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे मैप को देखें, पूरे वर्ल्ड को देखें, जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती हैं। एक तो आपकी हो गई रशिया, और एक आपकी हो गई टर्की। ये दोनों एशिया और यूरोप दोनों में आती है। फिर हम कंबोडिया की बात करें, ये जो कंट्री है आपकी, ये साउथ ईस्ट एशिया में आती है आपकी। नेपाल, इसके बारे में सबने सुना होगा, नेपाल इंडिया के साइड में आता है। श्रीलंका इंडिया के साउथ में आता है, श्रीलंका के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सब इसकी ये छह की छह कंट्री इसकी डिप्लोमेटिक मेंबर्स हैं। तो अब ये जितनी भी कंट्रीज के यहाँ पे नाम आए, देखिए 9 कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज, ये 6 की 6 कंट्रीज, इन सब कंट्रीज का कहीं ना कहीं संबंध यूरेशियन रीजन से। मैंने आपको बताया जो रीजन एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में आता है, उसी से इन सब कंट्रीज का रिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि इस ग्रुप की क्या महत्वता है, इसको क्यों बनाया गया, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया, इस रीजन की पीस स्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया, और ये सब कंट्री उसी के लिए काम कर रहे हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं एससीओ के बारे में। तो पहला फैक्ट अगर हम देखें तो ये कवर करता है, एससीओ जो है 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये जो फुल फ्लेजिड मेंबर है, ये उनके लिए फैक्ट्स हैं। जो ये फुल फ्लेजिड आपके 9 मेंबर हैं, ये इनके लिए फैक्ट है। तो ये जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसकी 40% पॉपुलेशन को कवर करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये वर्ल्ड की 2 मोस्ट जो टॉप कंट्रीज है पॉपुलेशन में, उसमें आती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा होनी है इस ग्रुप की। उसके बाद हम अगर बात करें तो 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 20% हिस्सा यहाँ पे आता है। जीडीपी की बात करें, चाइना जीडीपी में तो दूसरे नंबर पे आता है, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है अभी यूके को पीछे छोड़ के, रशिया भी टॉप 5 में आता है। तो ये सब कंट्रीज आप देखो जैसे टॉप 5 में आती हैं, तो इससे पता चलता है जो जीडीपी है वो भी इस ग्रुप में अच्छी खासी है, एससीओ में अच्छी खासी आती है। अब हम देखते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान है, ये इसके जो जब ये ग्रुप बना था, जब से इसके मेंबर नहीं है, मतलब इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये 2007 में इस ग्रुप के मेंबर बने, ठीक है। और जो ईरान है 2021 में इस ग्रुप का मेंबर बना है। तो अगर हम इन 3 की बात करें, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 2, और ये बाद में इसके मेंबर बने, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। बाकी जो 5 बचे, बाकी जो 6 बचे, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं। चलो मैं आपको इसका पूरा इवोल्यूशन बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 2001 में ग्रुप बना था एससीओ के नाम से। तो इससे पहले 1996 में अगर हम बात करें इन 5 कंट्रीज की, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, ये आपकी 3 सेंट्रल एशियाई कंट्री,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, रशिया और चाइना। इनिशियली 1996 में ये इस ग्रुप का पार्ट थे, ठीक है, जिस ग्रुप को हम बोलते थे संघाई 5। जब उस ग्रुप का नाम था संघाई 5। क्यों बनाया गया था ये ग्रुप? ये ग्रुप बनाया गया था, ये जो कंट्रीज हैं जो आपकी है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 3 कंट्रीज हैं इनके चाइना के साथ डिस्प्यूट्स थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, मिलिट्री डिस्प्यूट्स थे। वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से मिलिट्री डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आपस में छोटी मोटी झड़प चलती रहती है, इस वजह से इस ग्रुप को बनाया गया था। और रशिया जो है, रशिया के पार्ट थे ये तीनों कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन के टाइम पे, इसलिए रशिया भी इस ग्रुप का मेंबर था। तो ये 5 कंट्रीज ग्रुप के मेंबर थे स्टार्टिंग में, जब इसको संघाई 5 बोलते थे। तो चाइना को आप जानते ही हो, हर कंट्री से उसका डिस्प्यूट है, 15 बॉर्डर है उसके और 16 कंट्रीज से उसके क्या बोलते हैं डिस्प्यूट है, बॉर्डर को लेकर सब कंट्रीज से उसके डिस्प्यूट है। तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। फिर उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान इस ग्रुप का पार्ट बना। उसके जब ये उज्बेकिस्तान इस ग्रुप का पार्ट बन गया, जो 6 मेंबर उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ, जब इस ग्रुप को एससीओ बोलने लगे, ठीक है। और उसके बाद 2007 में इंडिया और पाकिस्तान ऐड हो गए, और लेटेस्ट जो एडिशन है वो ईरान है, जो 2021 में हुआ है, 2021 में ऐड हुआ है। अब इसका वो डाल लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है, तो इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, जो उसकी कैपिटल है बीजिंग, उसमें। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी रशियन और चाइनीज। रशियन जो लैंग्वेज है और चाइनीज, मतलब इसके जितना भी काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो भी साइन करने होते हैं, इन दो लैंग्वेजेस में, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो इन दो लैंग्वेजों में बनते हैं। रशियन जो है रशिया की लैंग्वेज है, चाइनीज जो चाइना की लैंग्वेज है वो चाइनीज नहीं होती है, बेसिकली इसको मैंड्रिन बोलते हैं जो लैंग्वेज है। बस यहाँ पे समझने के लिए इसको चाइनीज लिख दिया है, पर चाइनीज कोई लैंग्वेज नहीं होती है। चाइना की जो लैंग्वेज है उसको मैंड्रिन बोलते हैं, मैंड्रिन, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी वर्किंग वो है, जो वर्किंग आपकी हायरार्की है वो क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, सबसे ऊपर जो सबसे सुप्रीम इसका बॉडी आती है यहाँ पे, वो है आपकी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल में का काम क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल का काम होता है, सबसे सुप्रीम बॉडी है तो इसका काम होता है, सबसे टॉप वाली बॉडी है तो इसका काम होता है एससीओ में जो भी काम होना है, नेक्स्ट मीटिंग में जो भी होना है, इस मीटिंग में जो भी फाइनल होना है, जो भी हमको काम करना है, वो सब ये जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है ये डिसाइड करेंगे। फिर दूसरी बॉडी इसकी आती है इससे नीचे, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का काम क्या होता है? ये बजट को देखते हैं, किस प्रोजेक्ट पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है उसको देखते हैं, उसके लिए कितना बजट सैंक्शन करना है। ये भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल करती है। फिर तीसरा है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स से आप समझ रहे होंगे इंटरनेशनल के बारे में यहाँ बात हो रही है। इस बॉडी का मतलब है, ये बॉडी काम करती है जो भी डे टू डे काम हो रहे होते हैं वर्ल्ड में, कोई भी चीज चल रही है, जैसे इस टाइम रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, ऐसे करके कोई भी डे टू डे काम चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में क्या रिलेशन चल रहे हैं, इंडिया यूएस के बीच में क्या रिलेशन चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सब कुछ देखती है। और जो इसके मेंबर्स हैं वो सब आपस में क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनके रिलेशन है, तो ये सब जो है ये बॉडी देखती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर। तो जो इसकी फोर्थ बॉडी है उसको बोलते हैं रैक्स। रैक्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, एक टेररिस्ट के खिलाफ बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी कोई कंट्री है वो टेररिज्म बहुत ज्यादा फैलाती है और टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। और अगर हम एक प्राइम एग्जांपल की बात करें, जो कंट्रीज टेररिज्म फैलाती हैं, पाकिस्तान हम सब जानते हैं, तो ऐसी टेररिज्म के खिलाफ ये सब कंट्री मिलकर लड़ सके, इसलिए इस ग्रुप का ये काम है। चाहे टेररिज्म हो, चाहे रेडिकलिज्म हो, या सेपरेशन करने वाली कोई पावर हो, जैसे कोई सेपरेशन वाली पावर का मतलब हो गया, जैसे कोई ग्रुप है वो चाहता है इस देश के पार्ट हो जाए, अलग हो जाए देश, जैसे इंडिया में है बहुत सारे ऐसे जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, उनको सेपरेशन वाली पावर कहते हैं। और रेडिकल पावर जो आपके रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा वो करती हैं, उन पावर को बोलते हैं, जो मतलब रिलीजन की आड़ में अच्छे काम नहीं करती है, उनको रेडिकल पावर्स बोलते हैं, ठीक है।
अब इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं इंडिया के लिए, ये ग्रुप इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान और चाइना दोनों आते हैं, तो इंडिया चाहे तो इस ग्रुप का पार्ट ना हो, क्योंकि कुछ अच्छा तो होगा नहीं इन दोनों के साथ, कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा, चाहे कितना भी ट्राई इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान के साथ आज तक नहीं हुआ, चाइना के साथ भी, लेकिन फिर भी इस ग्रुप का पार्ट इंडिया क्यों है। इस ग्रुप का पार्ट इंडिया है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है पार्ट ऑफ यूरेशियन रीजन। मैंने आपको बताया ये जो पूरा ग्रुप है, ये यूरेशिया जो एरिया है उसके लिए काम करता है। तो इंडिया जो है इस रीजन का पार्ट है, इंडिया भी इस रीजन में पार्ट काम करना चाहता है, इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती है उनके साथ काम करना चाहता है। तो ये ग्रुप इंडिया को एक्सेस देता है कि इजीली ये जो कंट्रीज है इन सबके साथ काम कर सके, इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो या कोई भी किसी और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई एफटीए साइन करना हो, तो इस ग्रुप के जरिए इस ग्रुप से के साथ मिलकर भी इंडिया इन सब कंट्रीज के साथ काम कर सके, और इंडिविजुअल भी इन कंट्रीज के साथ वन टू वन रिलेशन अपने अच्छे कर सके, इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है ग्रुप। दूसरा हम देखें, सेंट्रल एशिया इज इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, ये यहाँ पे सेंट्रल एशिया की 1 2 3 4 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री सेंट्रल एशिया की हैं। तो इंडिया जो है, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, उसको अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड बता है। नेबरहुड मतलब जो हमारे साइड में कंट्रीज होती हैं, लेकिन ये कंट्रीज हमारे साइड में नहीं है बिल्कुल, ये कंट्रीज थोड़ी ऊपर हैं, ये अफगानिस्तान के ऊपर ये कंट्रीज आती हैं। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के ऊपर ही कंट्रीज आती हैं, तो एकदम हमारा नेबर नहीं है, लेकिन हम एक्सटेंडेड नेबर बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी दूर वाला नेबर बोल सकते हैं। तो ये कंट्रीज जो है इनके साथ इंडिया अच्छे से काम कर सके, अपने एक्सटेंडेड नेबर के साथ अच्छे से काम कर सके, जो सेंट्रल एशिया वाली कंट्री है उसके लिए भी ग्रुप ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाहे ग्रुप में रह के अच्छे से काम करे, वन टू वन इनसे, क्योंकि एक ही ग्रुप में है तो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, तो एक दूसरे के साथ काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा देखते हैं अफगानिस्तान इशू। अफगानिस्तान का इशू आप जानते हैं, तालिबान ने इस टाइम पे वहां पे कब्जा कर रखा है, तो और वैसे भी बहुत ज्यादा वहां पे तालिबान की वजह से वो है आपके टेररिस्ट रहते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है वहां पे, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे आपकी तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस सब में इंडिया अच्छे से जो है तालिबान की भी हेल्प कर सके, इसलिए ग्रुप भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान जो है इस ग्रुप का ऑब्जर्वर मेंबर है, तो इंडिया इस अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे से काम कर सके, इसलिए भी ये ग्रुप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं तापी और आईपीआई गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन क्या होती है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं उनके यहाँ में नेचुरल गैस निकलती है, क्रूड ऑयल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, तो अगर हम उसको लेके आते हैं, जैसे बाय रोड लेके आए या बाय शिप लेके आए, मतलब बाय वाटर लेके आए, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। पर अगर हम दो कंट्रीज के बीच में एक पाइपलाइन बना दें, तो बस क्या है, एक पाइपलाइन एक बार बिछ गई, खर्चा हो गया जो होना है, उसके बाद वो लोग वहां से ऑन करेंगे, हमारे यहाँ वो सीधा आ जाएगा पाइप के थ्रू। आप समझ गए होंगे, जैसे खेतों में पानी लगाते हैं तो बस एक बार ट्यूबवेल जो है वहां पे पाइप कनेक्ट कर दिया, खेत में डाल दिया और सीधा एक बार ऑन कर दिया, पानी आता रहेगा। इसी तरह एक पाइपलाइन बिछती है कंट्रीज के बीच में, और जो भी आना है उससे आएगा, ठीक है। अब तापी पाइपलाइन क्या है, ये तापी का मतलब यहाँ पे 4 कंट्री है। तापी है यहाँ पे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अगर मैं तापी पाइपलाइन की बात करूं, इस पाइपलाइन के बारे में पता नहीं कब से सुन रहा हूं मैं, इतने छोटेपन से इस पाइपलाइन के बारे में सुन रहा हूं, बल्कि 2000 से पहले से इस पाइपलाइन के बारे में बात चल रही है, लेकिन ये पाइपलाइन अभी तक नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई, मान लीजिए तजाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, उन्होंने बना दी पाइपलाइन अपने यहाँ, इंडिया ने अपने यहाँ बना ली पाइपलाइन, इंडिया ऊपर की तरफ ले गया पाकिस्तान की तरफ पाइपलाइन को, लेकिन ना तो अफगानिस्तान में बन पा रही ना पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से नहीं बन पा रही, पाकिस्तान में और बहुत सारी टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनसे बचे तो इनके पास इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि ये बना पाए उसको, तो ये पाइपलाइन कभी पूरी नहीं, अभी तक पूरी नहीं बन पाई है तापी पाइपलाइन। ये पाइपलाइन बहुत अच्छी होगी तो ये चारों कंट्रीज के लिए, क्योंकि जो गैस है वो बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप का इंडिया पार्ट है तो इसमें ये चारों कंट्री मतलब आपस में मिलकर बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, जो इस पाइपलाइन मतलब एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान का इशू है टेररिज्म वाला, तालिबान वाला, इसको सॉल्व कर सकती हैं मिलके, और पाकिस्तान का इकोनॉमी वाला इशू सॉल्व कर सकती हैं, पाकिस्तान का टेररिज्म वाला वो इशू भी सॉल्व कर सकती हैं, तो इसलिए ग्रुप इंपॉर्टेंट है। फिर आईपीआई, मतलब आईपीआई भी कंट्रीज का नाम है, आईपीआई ईरान, पाकिस्तान, इंडिया।
ये भी एक पाइपलाइन जो है प्रपोज हुई है, ये मतलब बताई गई है कि इसको हम बनाएंगे आपस में, ये तीनों कंट्रीज मिलकर, लेकिन ये भी नहीं बन पा रही। इंडिया अपनी तरफ से बना लेगा। चलिए, ईरान पे जो है बहुत तगड़े वाले सैंक्शंस लगे हुए हैं आपके आपके यूएस के, इस वजह से इंडिया काम नहीं कर पाता। पाकिस्तान का मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमी इशू, टेररिज्म इशू, तो इसलिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इन पाइपलाइंस पे कंट्रीज जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करके काम कर सके। अगला काउंटर टेररिज्म, जैसे कि इसकी एक बॉडी है एससीओ की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जैसे इस बॉडी का काम है टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, रेडिकलिज्म के खिलाफ लड़ना, जो सेपरेशन बॉडीज है जो सेपरेट करना चाहती है किसी कंट्री को, उसके खिलाफ लड़ना, तो इसलिए इस ग्रुप को काउंटर टेररिज्म के लिए भी इंडिया यूज कर सकता है। फिर अगला, इंगेज विद चाइना एंड पाकिस्तान। मैंने आपको इतने सारे ग्रुप के बारे में पढ़ा दिया, G7, G20, शार्क, आपका विम्स्टेक, ब्रिक्स और एशियन। मैंने इतने सारे ग्रुप को आपको इस ग्रुप के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों एक ग्रुप में इंडिया के साथ हो। ये अकेला ऐसा ग्रुप है फिलहाल जिसमें जो है जो पाकिस्तान और चाइना वो इंडिया के साथ है। तो इंडिया इस ग्रुप में रह के इन दोनों जो कंट्रीज हैं इनके साथ एक साथ इंगेज कर सकता है, इन दोनों के साथ एक साथ बैठ के बात कर सकता है, चाहे बात करना बोल दो, चाहे इनके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, बात जब एक ही ग्रुप के पार्ट है तो बात कर सकते हैं एक साथ बैठ के, मतलब कोऑपरेट कर सकें शायद ही आपस में। इसलिए भी इंडिया के लिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जान सकें ये दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं एक टेबल पे बैठ के। इसलिए भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब इसकी समिट्स के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी समिट्स हैं, अगर 2020 की बात करें, रशिया में हुई थी। HOS का मतलब है यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई है, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग, वो मीटिंग्स हैं ये। 2022 में रशिया में हुई थी ये मीटिंग, वर्चुअली हुई थी कोरोना की वजह से। वर्चुअली मतलब सब अपने अपने कंट्रीज में बैठे रहते हैं और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करते हैं। उसके बाद 21 की अगर बात करें तजाकिस्तान, 22 की बात करें उज्बेकिस्तान, और 2023 में इंडिया में होगी ये मीटिंग। तो इस वजह से भी ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमारे पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको इतने सारे ग्रुप के बारे में बता दिया कि जो 2023 साल है वो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एससीओ की हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग इंडिया में होगी, G20 की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, और एक क्वाड एक ग्रुप आने वाला आगे आएगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसकी मीटिंग भी इंडिया में होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे 2023 जो साल है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के उसमें अगर देखें तो। ठीक है, अब हम इंडिया जो है इस ग्रुप में है, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे जो इंडिया के उसमें नहीं जा रहे होंगे फेवर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान। इंडिया ग्रुप में बहुत सारी चीज अपने लिए करना चाह रहा होगा, लेकिन ये कंट्री बहुत ज्यादा अपोज करती है इंडिया को, ये अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती क्योंकि इन कंट्रीज के बॉर्डर इश्यूज हैं, मिलिट्री इश्यूज हैं। इसलिए चाइना के, ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, इनके साथ भी जो है बॉर्डर इश्यूज हैं। तो ये इस ग्रुप की भी कुछ क्रिटिसिज्म है और इंडिया के लिए भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आपस में ये लोग पीस और बात नहीं कर पा रहे, फिर जब बात नहीं कर पाए तो आपस में ट्रेड अच्छा नहीं कर पा रहे। इसलिए ये एक टॉपिक है जो इस ग्रुप का, जो इस पूरे ग्रुप के बारे में रह गया है। ये है इसके एजेंडा, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, मैं भूल गया था, सीधे यहाँ से आ गया था, सॉरी। तो अगर हम एजेंडा की बात करें, एजेंडा क्या है इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलेसनेस अमंग मेंबर स्टेट। जो मेंबर स्टेट है, ये 9 की 9 कंट्री, ये आपस में म्यूचुअल जो है अपना ट्रस्ट है उसको बढ़ा सकें। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें। और जो नेबरहुडनेस है, नेबरहुडनेस का मतलब होता है, नेबरहुडनेस का मतलब, लेसनेस का मतलब कि कोई बॉर्डर ना रहे इनके बीच में, एक दूसरे के सब नेबर बने रहे। अगर आप देखें मैप के थ्रू, इंडिया के साइड में पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, इंडिया के ये जो आपका नॉर्थ वाला रीजन है यहाँ पे चाइना है, उसके ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया इसका डिप्लोमेटिक पार्टनर है, नहीं सॉरी, मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, उसके ऊपर रशिया है, रशिया के साइड में ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स यूरोप में रशिया के साइड में आता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर है, ये सेंट्रल एशिया कंट्री अफगानिस्तान के ऊपर है, चाइना के नेबर में आते हैं। तो ये सब कंट्री एक दूसरे की नेबर्स हैं, ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ सब डायरेक्ट भी है, कुछ डायरेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए ये नेबरहुड जो है एक दूसरे के नेबरहुड में काम कर सके, इसलिए। फिर दूसरा है इसका एजेंडा,
प्रमोटिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो जो प्रमोट कर सकें, प्रमोट क्या कर सकें, एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे की कंट्री में, एक दूसरे की पढ़ाई एक दूसरे कल्चर एक दूसरे की कंट्री में, जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उनको, एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ा सकें, इकोनॉमी को फ्लरिश कर सकें, एक दूसरे के साथ बैठ के रिसर्च कर सकें, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें। तो ये भी इस ग्रुप का एक एजेंडा है, एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एनहेंसिंग टाई इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। जो एक दूसरे के साथ टाइज हैं इन कंट्रीज के, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, टूरिज्म सेक्टर में, या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। अब जैसे हम एजुकेशन के बारे में बात करें, एक दूसरे को की एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, एक दूसरे की हिस्ट्री को, एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट कर सकें अपनी कंट्रीज में। एनर्जी के लिए एक दूसरे की मदद कर सके, जैसे मैंने आपको यहाँ तापी पाइपलाइन किससे बताया, ये जो तुर्कमेनिस्तान कंट्री है, ये इन 3 कंट्रीज की मदद कर सकती है। ईरान इन दोनों की मदद कर सकती है इकोनॉमी वाइज, इनको सस्ती नेचुरल गैस देके। रशिया में भी बहुत नेचुरल गैस अच्छी होती है बहुत, जैसे आप जानते होंगे कि इस टाइम पे इंडिया बहुत सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, तो इस वजह से रशिया सस्ता क्रूड ऑयल देके इंडिया की हेल्प कर सके, तो एनर्जी वाइज एक दूसरे की हेल्प कर सके, ट्रांसपोर्ट वाइज एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ये सब कंट्रीज जो है लैंड वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया एक दूसरे के नेबर में है और लैंड वाइज एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ट्रांसपोर्ट अपना अच्छा कर सकती हैं, रोड बना सकती हैं, हाईवेज बना सकती हैं एक दूसरे के यहाँ ट्रेवल करने के लिए, चाहे टूरिज्म के लिए हो, ट्रेड के लिए हो, टूरिज्म बढ़ा सकती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे कल्चरली, चाहे सोशली, मैन टू मैन रिलेशंस को अच्छा कर सकती हैं, एक दूसरे की हेल्प इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कर सकती हैं, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अलग अलग स्टेप उठा सकती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक दूसरे की मदद कर सकती हैं अलग अलग उसके लिए, ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। चाहे नेचुरल गैस को भी अगर हम शेयर करें तो उससे भी, क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो उससे भी हमारा जो है इन्वायरमेंट बचता है, तो इन्वायरमेंट को बचाने में एक दूसरे की हेल्प कर सके, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव, मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो ये यूरेशिया वाला रीजन है पूरा, इसमें पीस को, सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी ला सकें, पीस को स्टेब्लिश कर सकें, पीस को प्रमोट कर सकें, सिक्योरिटी प्रमोट कर सकें, स्टेबिलिटी प्रमोट कर सकें। पीस मतलब एक दूसरे के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, मैंने बताया बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ चाइना के, इनको सॉल्व करके पीस को स्टेब्लिश कर सकें। सिक्योरिटली इन बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स को हटा दें तो मिलिटरली एक दूसरे को सिक्योर कर सकते हैं। और टेररिज्म के इश्यूज हैं इन कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो ये जो रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मदद से टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकें, स्टेबिलिटी ला सकें जब टेररिज्म नहीं होगा, और पीस रहेगी, सिक्योरिटी अच्छी बनी रहेगी, और अपना टूरिज्म अच्छा रहेगा, एनर्जी के लिए एनर्जी जो है वो अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, रिसर्च एक साथ मिलकर करेंगे, और अपने ट्रेड और इकोनॉमी को भी अच्छी तरह वो करेंगे, शेयर और बनाएंगे और बढ़ाएंगे। तो स्टेबिलिटी तो इस रीजन में आएगी आएगी। अगला हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो कंट्रीज हैं आपस में जब स्टेबिलिटी यहाँ पे ले आएंगे, पीस ले आएंगे, तो उसके बाद जो ये पूरा रीजन है उसमें डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया था 3 होती हैं, ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं, डेमोक्रेटिक है ना, और आपको ऑटोक्रेटिक, और जो आपकी डेमोक्रेसी नहीं होती है वो, तो डेमोक्रेटिकली एक दूसरे को प्रमोट कर सकें, फेयर और रेशनल जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम कर सकें, अलग अलग आपस में पूरे ग्रुप जो है वो आपस में कंट्रीज काम कर सकें, इकोनॉमिक ऑर्डर को अच्छा कर सकें, आपस में सब कंट्री काम करेंगे, अच्छे से ट्रेड बढ़ाएंगी, इकोनॉमी को एक दूसरे की को स्टेबल करने में मदद करेंगी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर भी इनके बीच में अच्छा हो जाएगा। तो ये इस ग्रुप के कुछ एजेंडाज हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टॉपिक मैंने पूरा कवर कर दिया है, एक बार आप देख लीजिए। तो आशा है आप लोगों ने ये देख लिया होगा और आप लोगों की समझ में भी आया होगा, और अगर कुछ पॉइंट इसमें से कुछ रह गया है या कुछ गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और
जो मैं पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा चुका हूँ, जो आपकी G7, G20, ब्रिक्स और विम्सटेक और शार्क, एशियन, और आपकी कोई बची, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज आपको एससीओ के बारे में पढ़ा दिया है। इन सबको आप मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उनको देखिए। और मैं आपसे फिर कल मिलता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करिए, पिछले जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको लाइक करिए, उन वीडियोस को देखिए, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको शेयर करिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके पूछिए, और कुछ रह गया है तो मुझे बताइए कि आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे उससे भी कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी। और जो हमारा मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए उस चैनल को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपसे, बाय।